हेलो एवरीवन, मेरा नाम विशाल पाठक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इन इंडिया। तो आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षा में रीट और यूपी टेट, एक शिक्षक के रूप में जो प्रभावी दो हमारे सामने आई हुई परीक्षाएं हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि रीट पोस्टपोन होकर 20 जून में चला गया है और यूपी टेट 25 जुलाई को नोटिफिकेशन में आया है कि उसकी परीक्षा 25 जुलाई को होगी। तो आज हम अपना एक नया प्लेलिस्ट शुरू कर रहे हैं यूपी टेट और रीट को लेकर। तो उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगा बाल विकास से रिलेटेड चीज़ें, सब कुछ कवर करेंगे। जब तक परीक्षा है तब तक कोशिश करेंगे कि सारा सिलेबस बाल विकास से रिलेटेड जो है वो समाप्त कर दिया जाए। तो आज हम पढ़ेंगे बाल विकास के बारे में कि बाल विकास में मनोविज्ञान क्यों बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आज हम मनोविज्ञान के बारे में बात करेंगे। साइकोलॉजी। तो सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि साइकोलॉजी होती क्या है। साइकोलॉजी से आशय है कि पहले यह दर्शन शास्त्र का एक हिस्सा हुआ करता था, एक पार्ट, उसका एक भाग था। दर्शन शास्त्र अपने आप में एक बहुत बृहद सब्जेक्ट है, उसकी यहाँ आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम उसको बहुत ज़्यादा व्याख्यात नहीं करेंगे। लेकिन हम सभी लोग जानते हैं कि दर्शन शास्त्र सत्य और ज्ञान की खोज को कहा जाता था। जिस शास्त्र में सत्य और ज्ञान की खोज की जाती थी उसे दर्शन शास्त्र कहते थे। और मनोविज्ञान उसी का एक हिस्सा है जो कुछ ही वर्षों पहले हमारे सामने उभर कर आया। कुछ वर्षों पहले ही इसने अपना खुद का एक व्यक्तित्व एक विषय के रूप में ढाला है, जिसे हम आज बहुत ही ज़रूरत के साथ पढ़ते हैं। तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है। तो मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान में मन की स्थिति को जानने की कोशिश की जाती है। इसे व्यवहार का अध्ययन प्रेजेंट टाइम में कहा जाता है, जबकि पहले जब इसकी बात हुई थी, जब यह दुनिया के सामने प्रकट हुआ था, तो उस वक्त इसे आत्मा का ज्ञान कहा जाता था। तो हम सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि मनोविज्ञान होता क्या है और इसकी शुरुआत शिक्षा के क्षेत्र में कहाँ से हुई। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले एक बात ध्यान रखनी होगी कि मनोविज्ञान दर्शन शास्त्र का ही एक हिस्सा है जो अब उससे अलग हो चुका है और यह अब खुद में निकलकर एक विषय बन चुका है। दर्शन शास्त्र से अलग होकर मनोविज्ञान खुद में अब एक विषय बन चुका है। तो हम मनोविज्ञान की बात करें तो सबसे पहले मनोविज्ञान, जिस प्रकार से हम किसी भी शब्द का आशय या अर्थ जानने के लिए उस शब्द के भाग को समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें क्या है, तो मनोविज्ञान भी उसी तरीके से मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। पहला शब्द है साइकी प्लस लोगोस। इन शब्दों की बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये कौन से शब्द हैं। तो ये हैं ग्रीक शब्द। ये ग्रीक शब्द हैं, ये इन्हें ग्रीक शब्द कहते हैं। और यहाँ पर साइकी का अर्थ होता है आत्मा, जिसे हम सोल कहते हैं, और लोगोस का अर्थ होता है स्टडी अर्थात अध्ययन। तो हम अब इन दोनों शब्दों के माध्यम से, जिन दो शब्दों से मिलकर साइकोलॉजी बना हुआ है अर्थात मनोविज्ञान बना हुआ है, इसे हम कह सकते हैं कि आत्मा का अध्ययन करना ही मनोविज्ञान है। तो एक परिभाषा के रूप में हम इसको भी ले सकते हैं। लेकिन अगर हम इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ें तो हमें पहले की शताब्दियों में जाना पड़ेगा जहाँ से इसका शुरुआत हुई। तो अगर हम बात करें 16वीं शताब्दी, ठीक है, 16th सेंचुरी, 16th सेंचुरी।
तो 16वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था। आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय माना जाता था और इनको ऐसा कहने वाले जो प्रमुख थे वह हैं अरस्तु। उसमें बहुत सारे विद्वान थे, लेकिन मुख्यतः अरस्तु को माना जाता है कि जिन्होंने मनोविज्ञान की परिभाषा दी कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन करने का विषय होता है। इसी से थोड़ा सा आगे जाते हैं 17वीं सेंचुरी में। तो 17वीं सेंचुरी में यह माइंड का अध्ययन बन गया। क्यों बन गया इसकी चर्चा अभी हम थोड़ी देर में करेंगे। माइंड, हम इसे हिंदी में मन का अध्ययन करना भी कह सकते हैं। हिंदी में हम इसे मन का अध्ययन। तो इसके प्रमुख पोम्पोलॉजी, प्रमुख विद्वान जिन्होंने 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को माइंड का अध्ययन अर्थात मन का अध्ययन करने को कहा, वह थे पोम्पोलॉजी। 16वीं से 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ जो है वो बदल गया। वह आत्मा के विज्ञान से बदलकर माइंड का अध्ययन अर्थात मन का अध्ययन कहा जाने लगा। 17वीं शताब्दी के बाद 18वीं शताब्दी में भी लगभग यही परिभाषा होती रही, लेकिन 19वीं सेंचुरी 19वीं शताब्दी में इसे चेतना का अध्ययन या चेतना का विज्ञान भी कहा जाने लगा। चेतना अर्थात कॉन्शियस, इसे चेतना का अध्ययन भी कहा जाने लगा। और इसके प्रमुख प्रवर्तक थे विलियम वोंट, सॉरी इनका नाम विलियम नहीं था, विलेहम वोंट। इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे विलेहम वोंट, जिन्होंने 19वीं सेंचुरी में मनोविज्ञान की परिभाषा दी और उसे आत्मा का अध्ययन ना मानकर, मन का अध्ययन ना मानकर चेतना का अध्ययन माना, अर्थात कॉन्शियस, चेतना का विज्ञान ही मनोविज्ञान है। आगे चल के 20वीं सेंचुरी में इसे हम करंट का सिनेरियो भी बोल सकते हैं। 20वीं सेंचुरी में इसे बिहेवियर का अध्ययन अर्थात व्यवहार, अध्ययन कहा जाने लगा। इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे वाटसन। तो अगर हम मनोविज्ञान की पूरी श्रृंखला देखें कि मनोविज्ञान जब एक विषय के रूप में दुनिया के सामने आया, एक विषय के रूप में दर्शन शास्त्र से अलग होकर जब मनोविज्ञान खुद में एक वृहद विषय बन गया, तो सर्वप्रथम इसका अर्थ था आत्मा का अध्ययन। लेकिन आत्मा व्यापक है, आत्मा का कोई दृश्य नहीं है, हम उसे देख नहीं सकते। तो कई सारे विद्वानों में इसे लेकर बहुत मतभेद हुआ कि जिस चीज़ को हम देख नहीं सकते, परख नहीं सकते, उसमें कैसा अध्ययन। तो आत्मा के अध्ययन में प्रमुखतः क्या होता था कि आत्मा की खोज की जाती थी, आत्मा के बारे में ज्ञान इकट्ठा किया जाता था, उसी का रिसर्च किया जाता था। लेकिन बहुत सारे विद्वान इसमें आपस में मतभेद हुआ, तो वह परिभाषा बदलकर मन के अध्ययन के रूप में आ गई कि जहाँ पर मन का अध्ययन किया जाए। मन में कई प्रकार के होते हैं, चेतन, अचेतन, अवचेतन, कई प्रकार के मन की परिभाषा बताई गई है, कई प्रकार के मन का उदाहरण हमें देखने को मिलता है। इसमें भी कई सारे विद्वानों के मतभेद सामने आए।
आगे चलकर इसे चेतना का अध्ययन कहा गया। कॉन्शियस माइंड के बारे में हमने सुना है, वो मन से ही निकला था, आगे चल के जैसी चेतना होगी वैसा अध्ययन किया जाएगा, वो माना गया। इसके बाद जो आज का सिनेरियो है, जो प्रेजेंट का सिनेरियो है, अगर आज के रूप में आपसे पूछा जाए कि मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ आज के परिप्रेक्ष्य में क्या है, तो वह कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। यानी व्यक्ति या बच्चा या किसी भी रूप में जब आप किसी आज आप जो पढ़ रहे हैं, जो यूपी टेट और प्रमुखतः रीट और इन सब चीज़ों में पढ़ाया जाता है आपको, वो सब चीज़ें क्यों पढ़ाई जाती हैं? क्योंकि आप एक बच्चे की मनोस्थिति को समझने की कोशिश करते हैं। आप जितना बेहतर बच्चे को समझ सकेंगे, उसकी मनोस्थिति समझ सकेंगे, आप उतने अच्छे से उस बच्चे का विकास कर सकते हैं। उस बच्चे को मन को समझकर उसमें लर्निंग प्रोसेस में आने वाली दिक्कतों को आप दूर कर सकते हैं। तो आज के प्रेजेंट के सिनेरियो में व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान कहलाता है। तो ये टोटल स्टेप्स हैं जो 4 भागों में बटे हुए हैं कि शुरुआत में मनोविज्ञान को आत्मा का अध्ययन कहा जाता था और प्रेजेंट टाइम में बिहेवियर यानी व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। आत्मा का अध्ययन अरस्तु ने बताया था। 17वीं सेंचुरी में मन का अध्ययन मनोविज्ञान को पॉम्पोलॉजी इसके लिए जाने जाते हैं। 19वीं सेंचुरी में चेतना का अध्ययन कहा गया। इसके प्रमुख प्रवर्तक रहे विल्हेम्स वुंट। इन्होंने एक लेबोरेटरी भी डाली थी, अभी हम उसके बारे में आगे चल के बात करेंगे। पहली लेबोरेटरी मनोविज्ञान की। 20वीं सेंचुरी में व्यवहार का अध्ययन मनोविज्ञान को माना गया और उसके प्रमुख प्रवर्तक रहे वाटसन। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम इसके बाद अब कुछ थॉट्स इनके बारे में बताए गए हैं, उससे समझने की कोशिश करेंगे। जो थॉट्स कभी कभी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं कि ये किसने कहा है और क्यों कहा है, तो उसे पढ़ने की कोशिश करते हैं, एक बार उससे समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो थॉट जो सबसे प्रचलित है, कभी कभी परीक्षाओं में पूछा भी जा सकता है, वुडवर्थ ने कहा था मनोविज्ञान के बारे में कि सबसे पहले मनोविज्ञान जो था उसने आत्मा को खो दिया, अपनी आत्मा को खो दिया। देन उसके बाद उन्होंने कहा कि उसने अपने मन को खो दिया। इसके बाद वुडवर्थ ने कहा कि इसके बाद उसने अपनी चेतना अर्थात कॉन्शियस को खो दिया, अपनी चेतना को खो दिया। और अब अगर उसमें कुछ बचा हुआ है तो वह है उसका व्यवहार। अगर मनोविज्ञान में कुछ बचा है तो वह है व्यवहार। इसलिए प्रेजेंट में मनोविज्ञान का अर्थ जो होता है वह कहा जाता है व्यवहार का अध्ययन। अगर आपको उसका सबसे सटीक और इनिशियल यानी जब इसकी शुरुआत हुई थी तब का अर्थ पूछा जाए, तब आप यही कहेंगे कि मनोविज्ञान आत्मा का अध्ययन होता है। लेकिन अगर प्रेजेंट सिनेरियो के रूप में पूछा जाए, अगर वहाँ पर लिखा हो कि आधुनिक समय में क्या कहा जाता है, तो वह होता है व्यवहार का अध्ययन। मनोविज्ञान को व्यवहार का अध्ययन कहा जाता है। वुडवर्थ के बाद जॉन लॉक ने एक स्टेटमेंट कहा था, इज टैबुला रासा। यहाँ पर माइंड ऑफ अ चाइल्ड इज टैबुला रासा। यह जॉन लॉक का एक कथन है जिसमें वो बताने की कोशिश करते हैं कि एक चाइल्ड का जो माइंड है वो टैबुला रासा है। टैबुला रासा का अर्थ जो होता है वह होता है ब्लैंक स्लेट। ब्लैंक स्लेट हम इसको कह सकते हैं खाली तख्ती, खाली तख्ती कहा जा सकता है। अगर और ज़्यादा बेहतर समझना हो तो आप इसे एक कोरा कागज कह सकते हैं। अर्थात जॉन लॉक के अनुसार
बच्चे का जो एक मस्तिष्क है वो तबुला राशा है, अर्थात एक ब्लैंक स्लेट है। आप उसमें जो लिखना चाहें वो उस तरीके का हो जाएगा। आप उस कोरे कागज पर जिस प्रकार से जो भी व्यक्तित्व लिखना चाहेंगे, जो आप उसे बनाना चाहेंगे, वह मस्तिष्क वही ग्रहण कर लेगा, उस पर वह लिखा जाएगा। तो ये दो स्टेटमेंट बहुत मुख्य हैं, तो आप इन दो स्टेटमेंट के माध्यम से भी जान सकते हैं कि मनोविज्ञान क्या है। इसके बाद हम जान लेते हैं कि मनोविज्ञान की पहली जो लेबोरेटरी है वो कहाँ, कब और किसने खोली थी। यह जानने के लिए जो पहली लेबोरेटरी थी पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला, ठीक है, पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला तो यह खोली गई थी सन 1879 में जर्मनी में सन 1879 में पहली मनोविज्ञान की प्रयोगशाला खोली गई थी और इसके विल्हेम वुंट, और इसे किसने खोला था? विल्हेम वुंट ने खोला था। अब यहाँ पर आपको याद करने में दिक्कत ना हो, उससे हम एक चीज़ समझ सकते हैं या समझाया जा सकती है। इन्हें फादर ऑफ विल्हेम वुंट को फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहा जाता है। अब क्यों कहा जाता है? इन्होंने जब पहली प्रयोगशाला खोली तो प्रयोगशाला में प्रयोग भी होता है। प्रयोगशाला में क्या होगा? प्रयोग ही होगा। तो प्रयोग होगा तो सर्वप्रथम जब प्रयोगशाला कोई खोली गई है तो वहाँ पर प्रयोग भी सर्वप्रथम कौन करेगा? विल्हेम वुंट। जिन्होंने प्रयोगशाला खोली है वही करेंगे, तो इसलिए इन्हें फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी भी कहते हैं। दूसरा, अब हम जान लेते हैं कि भारत में भारत की पहली प्रयोगशाला तो यह खोली थी डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता ने, जो हार्वर्ड ग्रेजुएट थे और 1916 में कलकत्ता में इन्होंने पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। डॉक्टर N.N. सेन गुप्ता जो हार्वर्ड से ग्रेजुएट थे, इन्होंने 1916 ईस्वी में कलकत्ता में पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ मनोविज्ञान के संप्रदाय यानी स्कूल्स। ये स्टार्टिंग है बाल विकास में मनोविज्ञान की। तो आप पहली प्रयोगशाला के बारे में जान गए, भारत में पहली प्रयोगशाला खुली थी, आप ये जान गए। तो अब आप मनोविज्ञान के कुछ संप्रदायों के बारे में पढ़ेंगे हम आज के चैप्टर में, और ये दोनों थॉट्स स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के संप्रदाय। हम इनके बारे में जानने की कोशिश कर सकते हैं कि मनोविज्ञान के संप्रदाय क्या होते हैं। तो पहला जो संप्रदाय हमको पढ़ना है वह होता है संरचनावाद। यानी
स्ट्रक्चरलिज्म यानी संरचनावाद। अब इसको किसने दिया, सबसे पहले ये जान लेते हैं। इसको दिया वुंट ने। अब हमने जब पहले पढ़ा कि वुंट ने मनोविज्ञान को क्या माना था, तो वुंट ने माना था मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान। उन्होंने मनोविज्ञान को चेतना के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। तो वह इसमें क्या कहते हैं कि संरचनावाद में पहली चीज जो होती है वो क्या होती है, वो होती है अंतर्दर्शन। यानी व्यक्ति या बच्चा अपने मन के अंदर की चीजों को जानने की कोशिश करता है। कॉन्शियस यानी वो अपने अंतर्दर्शन में देखता है कि उसे क्या ज्ञान प्राप्त हो रहा है, ठीक है, या उसे किस ज्ञान की आवश्यकता है, या उसने ज्ञान को क्या अर्जित किया है, वो अपने अंतर मन में उसको देखता है। तो यहाँ पर कॉन्शियस भी आ जाता है, कॉन्शियस। तो कॉन्शियस से ही हम समझ जाते हैं कि चेतना का विज्ञान वुंट ने माना था। इसलिए संरचनावाद की शुरुआत भी किसने की थी, वुंट। इनको फादर ऑफ संरचनावाद यानी स्ट्रक्चरलिज्म भी कहा जाता है। इसमें चेतना का अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है प्रकार्यवाद। हम प्रकार्यवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। इसे कहते हैं फंक्शनलिज्म। यानी कि हमने ज्ञान तो अर्जित किया अंतर्मन के माध्यम से, हम अपने अंदर के ज्ञान को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वह ज्ञान हमको मिल कैसे रहा है, उसका फंक्शन क्या है, वो किस प्रकार से हमको मिल रहा है, यह जानने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ता है, प्रकार्यवाद। इसे विलियम जेम्स ने प्रतिपादित किया था। विलियम जेम्स और वुंट ये दोनों लोग एक ही समय काल के हैं, लेकिन विलियम जेम्स उस समय अमेरिका में अपना शोध कर रहे थे और वुंट उस वक्त जर्मनी में थे, अपना शोध कर रहे थे। इनकी एक बुक भी है, प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी। विलियम जेम्स की एक बहुत फेमस बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान के सिद्धांत। यह बुक आज इतने वर्षों से चली आ रही है और इसको पढ़कर लोग बहुत कुछ जानकारी मिलती है। इसमें बहुत ही फेमस बुक है, तो आप इस बुक को भी याद कर सकते हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी किताब के लेखक कौन है, तो वह है विलियम जेम्स। अगली कड़ी में जो तीसरा संप्रदाय हमारे सामने आता है, जो तीसरा संप्रदाय हमारे सामने आता है वह है मनोविश्लेषणवाद, जिसमें मुख्यतः 3 तरह के मन की बात की गई है। इसमें तीन प्रकार के मन की बात की गई है। चेतन, अचेतन तथा अवचेतन। ठीक है, और इसके प्रवर्तक रहे हैं सिगमंड फ्रायड। यहाँ मन की स्थिति की बात की गई है, सिगमंड फ्रायड रहे हैं। अगली कड़ी में जो आता है वह है व्यवहारवाद। व्यवहारवाद तो हमने अभी जब शुरुआत में पढ़ा था, मनोविज्ञान के 4 स्तरों को पढ़ा था, तो वहाँ पर सबसे आखिरी स्तर व्यवहारवाद आया था। यानी करंट के सिनेरियो में जो मनोविज्ञान की परिभाषा दी जाती है वह व्यवहारवाद के रूप में दी जाती है, अर्थात व्यवहार का अध्ययन ही मनोविज्ञान होता है। तो इसके प्रवर्तक हमने पढ़ा था अभी कि वाटसन को माना जाता है, इसके प्रवर्तक हैं वाटसन। इसमें व्यवहार का अध्ययन
किया जाता है। व्यवहार का अध्ययन करके यह जाना जाता है कि वह व्यक्ति कैसा है। और इसके आगे की कड़ी में भी कई तरीके की चीज़ जुड़ी हुई हैं, जैसे हम 5वां आगे चलकर अगली क्लास में पढ़ेंगे गेस्टाल्ट। आगे चल के 6वें में हम पढ़ेंगे मानववाद है, 6ठे में। इसी श्रेणी में 7वें पॉइंट में रचनावाद है। मतलब स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी में कई तरीके के शब्द अभी बाकी हैं। इसमें कौन कौन से विद्वान शामिल हैं, किन्होंने इनका समर्थन किया है, रचनावाद क्या है, तो हम इसको चल के अगली क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल हम साइकोलॉजी क्या है, मनोविज्ञान क्या है, और इंडिया में ये पहली प्रयोगशाला किसने खोली, और हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ते हैं, कौन कौन से इसके स्कूल हैं, ठीक है, इनके संप्रदाय कितने हैं, ये आज पहली क्लास में जानने की कोशिश किए। तो उम्मीद है कि आपको यह लेक्चर पसंद आया होगा। तो आप इसको चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।